गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे जॉन टेलर इफेक्ट। जॉन टेलर इफेक्ट पर बेस्ड एक बार नीट में क्वेश्चन पूछा गया, तो ऐसी उम्मीद करते हैं कि इस पे बेस्ड जेईई मेंस और एडवांस में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। उसमें हमने देखा था कि 5d जनरेटेड ऑर्बिटल्स हैं। अगर मैं लिगेंड स्ट्रेंथ बेस पर मैंने डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग दिखाई थी आप लोगों को, और उसमें बताया था कि डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स, जिसको मैंने कहा T2G सेट, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, जिसको मैंने एजी सेट कहा, और ईजी सेट की एनर्जी T2G सेट से कहीं ज्यादा होती है। ये सभी बातें हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो जॉन टेलर इफेक्ट मेनली कहां देखा जाता है? जैसे कोई भी ऑक्टाहेड्रल मेरे पास में स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो आप देखते हैं कि ऑक्टाहेड्रल में मेरे पास 2 टाइप्स के बॉन्ड होते हैं। पहला टाइप का बॉन्ड होता है एक्सियल बॉन्ड और दूसरा होता है इक्वेटोरियल बॉन्ड। ये जो बॉन्ड होता है ये एक्सियल बॉन्ड होता है और एक होता है इक्वेटोरियल बॉन्ड। लाइक दिस एवरीथिंग वी विल बी डिस्कस। तो इसमें हम ये देखते हैं कि किस तरीके से डी ऑर्बिटल्स मेरे लिगेंड के अप्रोच करते हैं सेंट्रल मेटल की ओर, जिससे डिस्टॉर्शन आ जाता है स्ट्रक्चर में, और डिस्टॉर्शन आने के कारण उस डिस्टॉर्शन का नाम दिया जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। मेनली होता क्या है, डिस्टॉर्शन की वजह से मान लीजिए मेरा इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो गई, तो मैं कहूंगा उस पर इलोंगेशन आ गया इक्वेटोरियल बॉन्ड का। जब मैं कहूंगा कि मेरा एक्सियल बॉन्ड कंप्रेस हो गया या इलोंगेटेड हो गया, तो मैं कहूंगा वहां मेरा इलोंगेशन आ गया एक्सियल बॉन्ड का। तो इस तरीके से डिस्टॉर्शन आता है अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन का। D0 से लेकर D10 तक किस तरीके से डिस्टॉर्शन है, ये हम अभी यहां पर डिस्कस करेंगे। सो प्लीज स्टूडेंट फोकस ऑन द बोर्ड। In John Taylor distortion means distortion in structure first. It observed in octahedral complex. Because in octahedral complex, you know very well, here 2 type of bond here, axial bond and equatorial bond. जैसा हम कहें कि अगर ये मेरा कोई कॉम्प्लेक्स है बेटा, जिस पर +2 चार्ज है, मैं कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स लेता हूं जिस पर +2 चार्ज है। यहां पर देखा गया कि यहां पर JTD नहीं हुआ, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स में JTD हमको दिखा। JTD दिखने के कारण यहां पर देखा, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल है, तो यहां देखा मैंने कि बॉन्ड लेंथ जो है एक्सियल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ मोर है इक्वेटोरियल से, ऐसा देखा गया। ओके,
तो यहां पर अब मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि कोई भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, अगर जैसे मान लीजिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करता हूं, ये सेंट्रल मेटल है, ये लिगैंड है, ये भी लिगैंड है। इस तरीके से देखें, अगर ये एक्सियल बॉन्ड कंप्रेस हो जाए तो इसको कहूंगा मैं कॉम्प्रेशन केस है। अगर मैं कहूं इक्विटोरियल, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज एक्सियल एंड दिस इज इक्विटोरियल बॉन्ड। जैसे मान लो ये सेंट्रल मेटल है, ये लिगेंड्स हैं, अब मैं कहता हूं कि ये जो बॉन्ड लेंथ है एक्सियल की पहले से कम हो गई, तो इसको मैं कहूंगा कंप्रेशन। कौन सा कंप्रेशन? एक्सियल कंप्रेशन। अगर ये इलोंगेटेड बॉन्ड हो गया तो मैं कहूंगा ये इलोंगेशन है। कौन सा? एक्सियल इलोंगेशन। और अगर ये एक्सियल बॉन्ड, इक्विटोरियल बॉन्ड अगर ये बढ़ जाए तो इसको कहूंगा मैं इक्विटोरियल इलोंगेशन। कॉम्प्रेशन और डिस्टॉर्शन यहां पर किस तरीके से होता है ये मैं आपको बताता हूं कि अगर डी ऑर्बिटल्स की सिमेट्री और अनसिमेट्रिकल केस को हम देखते हैं, और हम यहां पर देखेंगे कि अगर मेनली D4 हाई स्पिन है तो डिस्टॉर्शन अकर होगा। अगर कॉन्फ़िगरेशन D7 लो स्पिन है तो डिस्टॉर्शन अकर होगा। और अगर D9 है तो प्लीज स्टूडेंट रिमेंबर कि मेरा कौन से कॉन्फ़िगरेशन में डिस्टॉर्शन आता है, किस कॉन्फ़िगरेशन में मेरा बॉन्ड छोटा होता है, किस कॉन्फ़िगरेशन में मेरा बॉन्ड बड़ा होता है। ये डिपेंड करता है सभी कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से हो रहा है। तो यहां पर हम देखेंगे, प्लीज ऑल ऑफ यू फोकस ऑन द बोर्ड। जैसे मैं कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूं, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि दिस इज dxy, दिस इज dyz and this is dzx, and here dx square minus y square and this is dz square। तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहां रखेंगे यार कि ये T2G सेट में अगर ये EG सेट है, T2G सेट में अगर कोई भी डिस्टॉर्शन है, कोई भी फिलिंग डिस्टॉर्शन है, मान लीजिए अनसिमेट्रिक केस है इलेक्ट्रॉन फुलफिलमेंट का, तो यहां पर डिस्टॉर्शन हम इग्नोर करके चलते हैं। क्यों इग्नोर करके चलते हैं? क्योंकि अगर आप यहां पर देखें कि T2G सेट में जो मेरे लोब्स हैं ये इन बिटवीन द एक्सिस हैं, और इन बिटवीन द एक्सिस डिस्टॉर्शन मिनिमम होता है। और जो लोग मेरे, ये मैंने देखा T2G केस में, ये EG केस का है, जैसे dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दिस इज dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड दिस इज dz स्क्वायर। आप देखेंगे कि ये एक्सियल लोब यहां पर डिस्टॉर्शन ज्यादा क्रिएट करेंगे, क्योंकि ये जो लोब है वो एक्सिस पर लाई कर रहे हैं, लेकिन यहां पर इन बिटवीन द एक्सिस है
तो यहाँ डिस्टॉर्शन मिनिमम लेके चलते हैं। इस तरीके से अगर मैं फुलफिलमेंट करता हूं इलेक्ट्रॉन का, अगर मैं कहता हूं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन मैंने D1 भरा, तो मैं कहूंगा कि डिस्टॉर्शन आएगा या नहीं? बिल्कुल आएगा। लेकिन ये डिस्टॉर्शन XY YZ और ZX में है, इसलिए इसको मैं कहूंगा इस केस में मिनिमम डिस्टॉर्शन होगा मॉलिक्यूल के अंदर, तो इसलिए। लेकिन ये T2G केस है तो डिस्टॉर्शन इग्नोर करके चलूंगा। जब मैं दूसरा केस लूंगा, यहां पर दूसरा इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में भरा, तो भी डिस्टॉर्शन आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर 3 ऑर्बिटल्स डीजनरेटेड हैं, सभी समान एनर्जी के हैं, इक्वल एनर्जी के हैं, तो इसलिए मैं कहूंगा अभी भी डिस्टॉर्शन है। अगर लेकिन यहां पर मैं एक और कह देता हूं, तो क्या ये अब सिमेट्रिकल केस हो गया? जब ये सिमेट्रिकल केस हो गया तो मैं कहूंगा D3 जो कॉन्फ़िगरेशन है ये एक सिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन है। जब सिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन होता है तो मैं कहता हूं नो डिस्टॉर्शन। ओके, अब मैं बात करता हूं, ये D3 है, लेकिन जब यहां 1 इलेक्ट्रॉन होगा डिस्टॉर्शन होगा बेटा, लेकिन बहुत ही मिनिमम होगा, क्योंकि ये T2G केस है। यहां पर देखो डिस्टॉर्शन होगा, यहां पर देखो तो डिस्टॉर्शन अब नहीं होगा, क्योंकि तीनों इलेक्ट्रॉन इक्वल एनर्जी के एक एक इलेक्ट्रॉन भर चुका है। तो ये कौन सा केस हो गया? सिमेट्रिक केस हो गया। जब मैं बात करता हूं कॉन्फ़िगरेशन D4 की, तो D4 किस तरीके से भरा जाएगा आप जरा देखें। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन और चौथा इलेक्ट्रॉन। ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, अब मैं देखता हूं ये तो इक्वल एनर्जी के 1-1 इलेक्ट्रॉन भर चुके हो आप, क्योंकि ये जो सेट है ये T2G है। चाहे इसमें 1-1 हो, चाहे इसमें 1-2 हो, कुछ भी हो, इसकी वजह से डिस्टॉर्शन नहीं आता है। आता डिस्टॉर्शन एक्सियल लोब्स की वजह से है, और एक्सियल लोब्स मेरे लाई करते हैं dx² - y² और dz²। तो मेनली मैं यहां पर फोकस करूंगा कि मेरा कॉन्फ़िगरेशन यहां पर सिमेट्रिक है या अनसिमेट्रिक है। तो यहां पर बेटा दो केस बनते हैं, जब ये D4 अगर हाई स्पिन है। हाई स्पिन क्यों है ये? क्योंकि यहां पर स्पिन +½ +½ +½ एंड +½ 4 × +½ स्पिन है। लेकिन जब मैं बात करूं यहां पर D4 लो स्पिन की, जब मैं लो स्पिन की बात करूंगा यहां पर, तो जरा देखें आप, ये जो इलेक्ट्रॉन है क्या लो स्पिन की वजह से यहां आ जाएगा? जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा तो जरा देखें, क्या कॉन्फ़िगरेशन बेटा ये हो गया, और ये क्या है? T2G। ये कॉन्फ़िगरेशन है लो स्पिन का। ओके, लो स्पिन मींस पहले स्पिन कितनी थी? 4 × +1/2, लेकिन अब यहां -1/2 सब्ट्रैक्ट हो गया, तो क्या पहले से इसकी स्पिन डिक्रीज हो गई? इसलिए मैं इस कॉन्फ़िगरेशन को कहूंगा ये लो स्पिन कॉन्फ़िगरेशन है। तो जो इलेक्ट्रॉन पहले यहां था, क्या बेटा वो इलेक्ट्रॉन अब लो स्पिन की वजह से यहां आ गया? जब ये इलेक्ट्रॉन लो स्पिन की वजह से यहां आया, तो आप बताइए क्या T2G में ये इलेक्ट्रॉन आया, और T2G की वजह से क्या यहां पर डिस्टॉर्शन आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये इन बिटवीन द लोब है, रिपल्शन यहां मिनिमम है, इसलिए कोई डिस्टॉर्शन नहीं आएगा। लेकिन जब मैं यहां बात करूंगा तो क्या आप यहां देखें बेटा, ये dx² - y² है और ये dz² है, तो क्या यहां पर dx² - y² में 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो यहां पर ये केस क्या सिमेट्रिकल है? अनसिमेट्रिकल केस है। अगर यहां पर एक इलेक्ट्रॉन और आ जाता तो क्या ये दोनों अब सिमेट्रिक हो जाते? जब सिमेट्रिक हो जाते तो रिपल्शन नहीं होता, तब ये कहता मैं कि डिस्टॉर्शन नहीं है। लेकिन यहां ये अनसिमेट्रिक केस है,
इसलिए कहूंगा कि अगर D4 हाई स्पिन है तो dx² माइनस वाई स्क्वायर में एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन dz² में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, और इस इलेक्ट्रॉन की d ऑर्बिटल्स का फुलफिलमेंट एक अनसिमेट्रिक केस है। इसलिए मैं कहता हूं कि D4 हाई स्पिन में डिस्टॉर्शन अकर्ड होता है। पॉइंट प्लीज रिमेंबर। अब बात करते हैं बेटा D5 की केस की। D5 का केस अगर मैं लेता हूं तो आप देखिए जरा, 1 2 3 4 5, क्या ये केस एक सिमेट्रिक केस है? क्योंकि इसकी वजह से डिस्टॉर्शन में चेक नहीं करूंगा, लेकिन यहां पर अब सिमेट्रिक केस है तो क्या डिस्टॉर्शन होगा? यस और नो? नहीं होगा, तो मैं कहूंगा यहां पर कोई डिस्टॉर्शन नहीं है। ओके, जब मैं D6 की बात करता हूं, D6 की बात, अच्छा अगर बेटा यहां पर मैं बात करूं कि अगर ये लो स्पिन है तो क्या दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहां आ जाएंगे? जब दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहां आ जाएंगे तो dx² y² और dz² क्या दोनों ही एम्प्टी हो जाएंगे? जब ये दोनों एम्प्टी हो जाएंगे तो ये बेटा कौन सा केस हो गया? सिमेट्रिक केस हो गया। और जब सिमेट्रिक केस होता है तो वहां डिस्टॉर्शन नहीं होता। और अगर मैं कहूं कि ये हाई स्पिन है तो भी देखो बेटा ये सिमेट्रिक केस है। तो अगर ये लो स्पिन हो या हाई स्पिन हो, दोनों ही मेरे सिमेट्रिक केस में आएंगे, इसलिए कहूंगा यहां पर डिस्टॉर्शन नहीं होगा। जब मैं बात करता हूं D6 की तो जरा देखिए बेटा, 1 2 3 4 5 और 6, ये कौन सा है? ये हाई स्पिन है। ओके, जब हाई स्पिन है तो इसकी वजह से क्या होगा बेटा? यहां पर देखिए T2G की वजह से कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं होगा। होगा किसकी वजह से? x² y² और z²। लेकिन यहां पर ये क्या सिमेट्रिक केस है? सिमेट्रिक क्यों? क्योंकि हर ऑर्बिटल में क्या एक एक इलेक्ट्रॉन फील्ड है, इसलिए सिमेट्रिक केस है। तो मैं कहूंगा यहां पर कोई भी मेरा डिस्टॉर्शन नहीं होगा। ये कब है? जब ये हाई स्पिन है। अगर बेटा ये लो स्पिन होता, लो स्पिन होने के कारण क्या होगा? क्या ये इलेक्ट्रॉन्स यहां आ जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां आ जाएंगे। कब? जब ये लो स्पिन होगा। तो क्या दोनों dx² y² और dz² अब एम्प्टी हो गए, दोनों में कोई भी मतभेद नहीं है, तो क्या डिस्टॉर्शन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो मैं कहता हूं इसीलिए D5 D6 के केस में कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं है, चाहे वो हाई स्पिन हो और चाहे वो लो स्पिन हो। अब बात करते हैं बेटा D7 की। देखिए जरा, 1 2 3 4 5 6 7, आप देखें ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है? ये है बेटा हाई स्पिन का। ओके, जब ये हाई स्पिन का है तो T2G चाहे कुछ भी हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। यहां पर देखें T2G कुछ भी हो, क्योंकि T2G की वजह से कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं आता। आएगा EG की वजह से, लेकिन EG में क्या है? क्या दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो क्या डिस्टॉर्शन है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सिमेट्रिकल केस है। सिमेट्रिकल केस है, हाई स्पिन का केस है, इसलिए मैं कहूंगा बेटा नो डिस्टॉर्शन। लेकिन जब मैं बात करता हूं बेटा यहां पर, ठीक है, रब कर देता हूं, देखिए जरा, अगर यही केस लो स्पिन का हो तो जरा फोकस करें बेटा, D7 लो स्पिन, वन 2 3 4 5 6, जब लो स्पिन होगा 6 एंड 7, जब लो स्पिन होगा बेटा तो क्या आप मुझे बताएंगे ये इलेक्ट्रॉन क्या इसमें आ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन भी आ सकता है। तो क्या यहां पर एक इलेक्ट्रॉन बच गया?
जब एक इलेक्ट्रॉन बच गया बेटा, तो क्या यहाँ पर अनसिमेट्रिक केस आ गया डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर में? यस, आ गया। तो इसलिए मैं कहूंगा यहां पर डिस्टॉर्शन देखा जाएगा, यहां पर जेटीडी होगा। तो इस तरीके से जब मैं कहूंगा D4 का केस है तो उसमें क्या होगा, हाई स्पिन में डिस्टॉर्शन, और D7 का केस में लो स्पिन डिस्टॉर्शन होगा। अब बात करते हैं D9 के केस की। बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, जरा देखें बेटा। D9 का केस कैसे इलेक्ट्रॉन फुलफिल करेंगे आप, देखिए। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन। ठीक है। अब यहां पर बेटा लो स्पिन और हाई स्पिन कुछ नहीं है, क्योंकि नीचे वाला जो ऑर्बिटल्स है वो फुलफिल है। तो यहां पर मैं देखूंगा क्या डिस्टॉर्शन यहां पर देखा जाएगा? बिल्कुल देखा जाएगा। क्यों देखा जाएगा? क्योंकि यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं कहता हूं ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है और ये मैं कहता हूं डी जेड स्क्वायर है, ये मैं मान लेता हूं। अब इसके पास में मैं एक कॉन्फ़िगरेशन और लिखना चाहता हूं, वो है D10। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहां पर देखें, ये अब कौन सा केस हो गया? ये केस हो गया सिमेट्रिकल। दो इलेक्ट्रॉन है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में, तो यहां पर ये भी फुलफिल्ड है, क्योंकि इसका तो रोल ही नहीं है। रोल मेनली इसका है। जब रोल इसका है तो आप बताएंगे यहां पर क्या डिस्टॉर्शन होगा? कहूंगा मैं नो जेटीडी। क्यों? क्योंकि यहां पर सब सिमेट्रिक है, और सिमेट्रिकल जो केस होता है इलेक्ट्रॉन फुलफिलमेंट का डी ऑर्बिटल्स के केस में, वहां पर जेटीडी नहीं लगता। तो यहां आप देखें, अब मैं यहां पर कहां कहां जेटीडी नहीं लग रहा है, अगर मैं उसकी बात करूं तो आप जरा देखेंगे, लॉजिकली D1 में बहुत ही कम लग रहा था, इसलिए निगलेक्ट कर रहा था। D2 में लग रहा था लेकिन निगलेक्ट कर रहा था। D3 में केस सिमेट्रिक हो गया था, तो मैंने कहा जेटीडी नहीं लग रहा था। जब मैं कहूंगा D4 में लग रहा था। जब D4 में देखूंगा तो यहां पर जेटीडी लग रहा है या नहीं लग रहा? ठीक है। जब मैं बात करता हूं D5 की, जेटीडी लगा था कि नहीं? D4 में जेटीडी लग रहा था, उसके बाद D7 में लग रहा था, उसके बाद D9 में लग रहा था। तो ये याद रखेंगे, यहां पर जेटीडी लगेगा, बाकी में जेटीडी नहीं लगेगा। कौन कौन से कॉन्फ़िगरेशन है देखें जरा, D3, ओके, और D5 और D6, D8 एंड D10। इसमें बेटा जेटीडी नहीं लगेगा। तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किसमें जेटीडी लगेगा और किसमें जेटीडी नहीं लगेगा। प्लीज रिमेंबर स्टूडेंट। अब यहां पर मैं थोड़ा D9 का केस बताना चाहता हूं आपको, किस तरीके से। किस तरीके से मेरा डिस्टॉर्शन होता है। जैसे मान लीजिए ये एक ऑक्टाहेड्रल है, यहां सेंट्रल मेटल है, यहां लिगेंड है, कब ये बॉन्ड बढ़ेगा,
कब यहां पर इलोंगेशन होगा और कब यहां पर कंप्रेशन होगा। जब बेटा यहां पर कंप्रेशन होगा, जब एक्सियल बॉन्ड कंप्रेस होंगे तो ऑब्वियसली इक्विटोरियल बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। जब ये बॉन्ड कंप्रेस होंगे तो ये बॉन्ड बड़ा होगा, जब ये बॉन्ड लेंथ कम होगी तो एक्सियल बॉन्ड बढ़ जाएंगे। उसका रोल यहां से है, बस सिर्फ यहीं से। जैसे देखें कि अगर आपको बहुत अच्छे से पता है कि अगर मेरे इलेक्ट्रॉन्स XY प्लेन से आ रहे हैं, तो जब XY प्लेन से आ रहे हैं तो यहां पर देखें कि dxy, dyz एंड dzx, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये एक्सियल लोब्स हैं। जब एक्सियल लोब्स हैं तो यहां पर क्या होगा बेटा, रिपल्शन इसमें क्या ज्यादा होगा, क्योंकि ये सबसे पहले अनसिमेट्रिक केस है। तो जब यहां पर रिपल्शन होगा ज्यादा, जब ये रिपल्शन ज्यादा होगा तो आप देखें ये लिगेंड मोर इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है सेंट्रल मेटल की ओर, ये dx² माइनस y² भी इधर से आ रहा है, लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स इसके पास ज्यादा होंगे तो क्या बेटा यहां पर रिपल्शन ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन ज्यादा होगा। जब ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन ज्यादा होगा तो जो भी XY के मेरे लोब्स होंगे क्या उनकी एनर्जी ज्यादा होगी। जब उनकी एनर्जी ज्यादा होगी तो रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए क्या बेटा यहां पर ये बॉन्ड बढ़ेगा कि कम होगा, ये बॉन्ड कंप्रेस हो जाएगा, क्योंकि ये जो है XY प्लेन में है और dxy की एनर्जी ज्यादा होगी। तो क्या मैं यहां पर देखूं तो जरा आप मुझे बताएंगे किस तरीके से एनर्जी का लेवल होगा। अगर ये dx² माइनस y² है तो ये XY लोब है, नेक्स्ट एनर्जी XY की होगी, dz² की एनर्जी कहीं यहां आएगी और बाकी दो ऑर्बिटल्स की एनर्जी यहां आएगी। अब मैं बात करूं जो XY लोब हैं तो उनमें रिपल्शन कहीं ज्यादा होगा, तो X और Y में जो लोब्स आएंगे क्या इस एक्सिस पे बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। जब इस एक्सिस पे बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी तो क्या ये लेंथ कम हो जाएगी, और जब ये लेंथ कम हो जाएगी तो मैं इस केस को क्या कहूंगा, कंप्रेशन और एक्सियल कंप्रेशन। क्यों एक्सियल कंप्रेशन कहा, क्योंकि ये बॉन्ड्स मेरे कम हो गए। कम क्यों हुए, क्योंकि यहां पर ये लेंथ मेरी बढ़ गई। अब बेटा यहां पर अगर सेम केस में लेता हूं और सेम केस लेने के बाद मैं आपसे कहता हूं कि अब ये dz² हो गया सर और ये dx² माइनस y² हो गया, तो जरा आप मुझे बताएंगे कि रिपल्शन कहां ज्यादा होगा, बताइए रिपल्शन कहां ज्यादा होगा। अब क्या जो d ऑर्बिटल्स लिगेंड मेरे z एक्सिस के अलोंग आएंगे क्या वहां पर रिपल्शन ज्यादा होगा, और जब रिपल्शन वहां ज्यादा होगा तो क्या यहां पर मैं लिखूंगा बेटा कि यहां मोर रिपल्शन है, और मोर रिपल्शन इसमें अगर है तो क्या इस रिपल्शन को कम करने के लिए ये क्या सेंट्रल मेटल से रिपल्शन को कम करने के लिए ये क्या सेंट्रल मेटल से लिगेंड दूर चले जाएंगे, क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है इसके कंपैरिजन में। तो जो लिगेंड जेड एक्सिस, क्योंकि आपको पता है कि जेड एक्सिस का लोब कहीं ऐसा होता है, जो लिगेंड ऐसे आएंगे अलोंग द जेड एक्सिस उनमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, तो सेंट्रल मैटर और इसके बीच में जो बॉन्ड बनेगा क्या यहां पर रिपल्शन क्या होगा, रिपल्शन ज्यादा होगा। अब इस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए क्या होगा, ये बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये बॉन्ड इस सेंट्रल मेटल से दूर चले जाएंगे तो क्या ये
दूर जाएंगे तो क्या ये इलोंगेशन हो जाएगा, किसका, एक्सियल बॉन्ड का। तो यहां कहूंगा मैं एक्सियल इलोंगेशन। तो यहां पर जो बॉन्ड लेंथ होगी वो एक्सियल की कहीं ज्यादा होगी इक्विटोरियल से। तो ये डिपेंड करता है कि किस ऑर्बिटल में मेरे इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर डी जेड स्क्वायर में है तो ये लेंथ बढ़ जाएगी इसके कंपैरिजन में। अगर ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में है तो ये लेंथ बढ़ जाएगी, मतलब इक्विटोरियल लेंथ बढ़ जाएगी। तो क्या ये लेंथ कम हो जाएगी। तो इस तरीके से मेरा डिस्टॉर्शन अकर्ड होता है। जॉन टेलर कॉन्सेप्ट यही है। इस पे बेस्ड बेटा एक बार क्वेश्चन पूछा गया नीट में, वो क्वेश्चन क्या था जरा मैं बताता हूं। Among the following does not show जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। ऑप्शन वहां दिए गए थे D4, सेकेंड ऑप्शन D8, थर्ड ऑप्शन D9 एंड डी ऑप्शन D7। तो बताइए जरा क्या आंसर होगा। मैं बता चुका हूं और बहुत ही अच्छे से फंडा भी दे चुका हूं। D4 में किस में डिस्टॉर्शन होगा, हाई स्पिन और लो स्पिन बता चुका हूं, हाई स्पिन में होगा। और D7 में लो स्पिन में होगा। और D9 में तो कोई भी स्पिन हो भाई चलेगा, डिस्टॉर्शन होगा। लेकिन क्या बेटा D8 में कोई डिस्टॉर्शन नहीं होगा, ये मैं बता चुका हूं। ये क्वेश्चन नीट में पूछा जा चुका है और इस पे बेस्ड मैं उम्मीद करता हूं अब आप बहुत ही अच्छे वे में कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके होंगे और आंसर होगा D8। तो यही मेरा जॉन टेलर इफेक्ट है। तो प्लीज स्टूडेंट focus on this topic. This topic is important for also IIT JEE and JEE Mains students. So keep it up and do well. Thank you.